हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं उपन्यास आपका बंटी। इस उपन्यास की रचनाकार है मनु भंडारी जी। इस उपन्यास का आज हम भाग 7 पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, हम मूल पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं जो कि साहित्य प्रेमियों के लिए और हिंदी साहित्य से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए अध्ययन शुरू करते हैं। बंटी का स्कूल क्या खुला, उसका बचपन लौट आया। लंबी छुट्टियों के बाद पहले दिन स्कूल जाना कभी अच्छा नहीं लगता, पर आज लग रहा है आज अच्छा ही नहीं, खूब अच्छा लग रहा है। सवेरे उठा तो केवल हवा में ताजगी नहीं थी, उसका अपना मन जाने कैसी ताजगी से भरा भरा थिरक रहा था। मम्मी, मेरे मोजे कहाँ हैं? लो, दूध लाकर रख दिया। पहले कपड़े तो पहन लूँ, देर नहीं हो जाएगी। बैग तो ले जाना ही है, किताबें जो मिलेंगी। के शोर से तीनों कमरे गूंज रहे हैं। बहुत दिनों से जो बच्चा घर से गायब था, जैसे आज अचानक लौट आया हो। जल्दी जल्दी तैयार होकर उसने बस्ता उठाया। बस्ता भी क्या, एक कॉपी पेंसिल डाल ली। कौन आज पढ़ाई होनी है? बस के लिए सड़क पार करके वह कॉलेज के फाटक पर खड़ा हो गया। मम्मी उसे घर के फाटक तक छोड़कर वापस लौट रही है। बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़कर मम्मी अंदर गुम हो गई तो सामने केवल घर रह गया। छोटा सा बंगलानुमा घर जो उसका अपना घर है, जो उसे बहुत अच्छा लगता है। और एकाएक ही ख्याल आया, इसी घर में पता नहीं क्या कुछ घट गया है इन छुट्टियों में। उसने जल्दी से नजरें हटा ली, तभी दूर से धूल उड़ाती बस आती दिखाई दी। बंटी ने खट से बस्ता उठाया और बस के रुकते ही लपक कर उसमें चढ़ गया। दौड़ता हुआ टीटू चला आ रहा है। लेट लतीफ़, बंटी इधर आजा, यहाँ जगह है। जगह बहुत सारी थी, पर कैलाश ने एक और सरक कर उसके लिए खास जगह बनाई। बंटी यार, इधर इधर आकर बैठ। बेबू उसे अपनी ओर खींच रहा है। बंटी अपने को बड़ा महत्वपूर्ण महसूस करने लगा और बैठते ही उसका अपना चेहरा बच्चों के परिचित उत्फुल्ल चेहरों के बीच मिल गया। बस चली तो सबके बीच हंसते बतियाते उसे ऐसा लगा जैसे सारे दिन खूब सारी पढ़ाई करके घर की ओर लौट रहा है। तभी ख्याल आया, धत वह तो स्कूल जा रहा है। बस जैसे भाजी मार्केट, बातें बातें, कौन कहाँ कहाँ गया, किसने क्या क्या देखा, छुट्टियों में कैसे कैसे मौजें उड़ाई। अनंत विषय थे और सबके पास कहने के लिए कुछ न कुछ था। बंटी क्या कहे, वह खिड़की से बाहर देखने लगा। शायद कोई उससे भी पूछ रहा है। कुछ नहीं कहना उसे। मेरे मामा आए थे, एक साइकिल दिला गए, 2 पहिए वाली। हम तो दिल्ली में कुतुब मीनार देख कर आए। तब न चाहते हुए भी मन में कहीं पापा पापा का मैकेनो, कलकत्ता कलकत्ते का काल्पनिक चित्र उभर ही आए। जब बच्चे बात कर रहे हैं तो बंटी को अपने पापा की याद आ जाती है और उनके भेजे गए खिलौनों की। उसमें से कोई बच्चा कहता है, क्यों रे बंटी, तू कहीं नहीं गया इस बार? पिछली बार तो मसूरी घूम कर आया था। नहीं, बंटी ने धीरे से कहा, सारी छुट्टियाँ यहीं रहा। हाँ, मम्मी ने खस के पर्दे लगा लगा कर सारा घर खूब ठंडा कर दिया था, मसूरी से भी ज़्यादा ठंडा। बस फिर क्या था। और खस के उन पर्दों की ठंडक जिसने शरीर से ज़्यादा मन को ठंडा कर रखा था, फिर मन में उतर आई। बंटी फिर बाहर देखने लगा, पर बाहर सड़कों पर चलते हुए लोगों के बीच कभी वकील चाचा दिखाई देते तो कभी मम्मी का उदास चेहरा, कभी पापा दिखाई देते तो कभी भन्नाती हुई फूफी। कितनी बातें हैं उसके पास भी कहने के लिए, पर क्या वह सब कहीं कही जा सकती है? मान लो वह किसी बात को बता भी दे तो कोई समझ सकता है एकदम बड़ी बातें? यह तो वह है जो एकाएक समझदार बन गया है। ये विभू, कैलाश, दीपक, टॉमी, कोई समझ ले तो देखे। पर अपनी इस समझदारी पर उसका अपना ही मन जाने कैसा भारी हो रहा है। बस जब स्कूल के फाटक पर आकर रुकी तो एक दूसरे को ठेलते ढकेलते बच्चे नीचे उतरने लगे। नीचे खड़े सर बोले, धीरे बच्चों धीरे, तुम तो बिल्कुल पिंजरे में से छूटे जानवरों की तरह। तो बंटी को लगा जैसे वह सचमुच ही किसी पिंजरे से निकलकर आया है।
बहुत दिनों बाद सामने स्कूल का लंबा चौड़ा मैदान दिखाई दिया तो हिरन की तरह चौकड़ी भरता हुआ दौड़ गया। गर्मियों का सूखा रेतीला मैदान इस समय हरी हरी घास के कारण बड़ा नरम और मुलायम हो रहा है, जैसे एकदम नया हो गया हो। नई क्लास, नई किताबें, नई कॉपियाँ, नए नए सर। इतने सारे नयों के बीच बंटी जैसे कहीं से नया हो आया है, नया और प्रसन्न। हर किसी के पास दोस्तों को दिखाने के लिए नई नई चीज़ें हैं। जैसे ही घंटा बजता और नए नए सर आते, उसके बीच में खटाखट चीज़ें निकल जाती। प्लास्टिक के भजस, तस्वीरों वाली डायरी, 3 रंगों की डॉट पेंसिल और ज़रा दिखा तो यार, बस 1 मिनट के लिए का शोर यहाँ से वहाँ तक तैर जाता। मेरे पास बहुत बड़ा मैकेनो है, इतना बड़ा कि स्कूल तो आ ही नहीं सकता। कलकत्ते से आया है, कोई भी घर आए तो वह दिखा सकता है। एक क्षण को उंगलियां एक दूसरे पर चढ़ी और फिर झट से हट गई। हो, कुछ नहीं होता, कोई पाप वाप नहीं लगता, बंटी ये सोच रहा है। कोई उसके घर आएगा तो वह ज़रूर बताएगा मैकेनो। सब लोग अपनी चीज़ों को दिखा दिखा कर कैसा इतराते हैं, सान लगा रहे हैं, और वह बात भी नहीं करे। विभू, तू शाम को आ जा अपने भैया के साथ, बहुत चीज़ें बनती हैं उसकी, पुल, सिग्नल, पंचक्की, क्रेन। ख्याल आया उसने भी तो अभी तक सब कुछ बनाकर नहीं देखा। विभू आ जाए तो फिर दोनों मिलकर बनाएंगे, और विभू नहीं भी आए तो वह खुद बनाएगा। यह भी कोई बात हुई भला। स्कूल की बातों से भरा भरा बंटी घर लौटा। खाली बस्ता भी नई नई किताबों से भर गया था। मम्मी अभी कॉलेज में है, उसके आने के 1 घंटे बाद घर आती है। बंटी दौड़कर फूफी को ही पकड़ लाया। अच्छा, एक बार इस बस्ते को तो उठाकर देखो, क्या है बस्ते में, उठा कर तो देखो, एकदम ललकारते हुए बंटी ने कहा। फूफी ने बस्ता उठाया। ए लो, इतना भारी बस्ता, ये अब तुम इतना बोझा ढो ढो कर ले जाया करोगे, तुमसे ज़्यादा वजन तो तुम्हारे बस्ते में ही है। बंटी के चेहरे पर संतोष और गर्व भरी मुस्कान फैल गई। चलो हटो, और फिर खट से बस्ता उठाकर सैनिक की मुद्रा में 4-6 कदम चला और फिर बोला, रोज़ ले जाना पड़ेगा, अभी तो ये बाहर और पड़ी हैं। 4th क्लास की पढ़ाई क्या यूं ही हो जाती है? बहुत किताब पढ़नी पड़ती है। फिर एक एक किताब निकाल कर दिखाने लगा। यह हिस्ट्री की है, कब कौन सा राजा हुआ, किसने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, सब पढ़ना पड़ेगा, समझे। और हिस्ट्री के राजा कहानियों के राजा नहीं होते, झूठ मूठ वाले, एकदम सच्ची मुच्ची के। राजा भी सच, लड़ाइयाँ भी सच। और यह ज्योग्राफी है, यह जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, यह एटलस है। हिंदुस्तान का नक्शा पहचान सकती हो? लो, अपने देश को भी नहीं पहचानती। देखो, यह दुनिया का नक्शा है, इसमें जो ये जरा सा दिख रहा है ना, यही हिंदुस्तान है। इसी हिंदुस्तान में अपना शहर है, और फिर उस शहर में अपना घर, और फिर उस घर में अपनी रसोई है, और फिर उस रसोई में एक फूफी है। हा हा हा, बंटी जोर जोर से हंसने लगा। बंटी को यूँ हंसते देख फूफी एकटक उसका चेहरा देखने लगी, कुछ इस भाव से जैसे बहुत दिनों बाद बंटी को देख रही हूँ। फिर गदगद स्वर में बोली, हाँ भैया, मेरी तो रसोई ही मेरा देश है, और देश दूस मैं नहीं जानती। हुए होंगे राजा महाराजा, मेरा तो बंटी भैया ही राजा है, बुद्धू कहीं की। देख, यह डिक्शनरी, शब्द अर्थ समझती है, किसी शब्द का अर्थ नहीं आए तो इसमें देख लो। 4th क्लास में एटलस और डिक्शनरी भी रखनी पड़ती है। अब इस बूढ़े तोते के दिमाग में कुछ नहीं घुसता भैया, तुम काहे मगज मार रहे हो। चलो हाथ मुँह धोकर कुछ खा पी लो, मुँह तो देखो, भूख और गर्मी के मारे चिड़िया जैसा निकल आया है। बंटी खाता जा रहा है और उसका उपदेश चालू है। तुम कहती थी न फूफी कि रात दिन भगवान करते हैं, पानी भगवान बरसाता है, सब झूठ। जनरल साइंस की किताब में सारी सही बात लिखी हुई है, अभी पढ़ी नहीं है, जब पढ़ लूँगा तब तुम्हें बताऊँगा। तो हम कौन स्कूल में पढ़े हैं बंटी भैया, बस अब तुमसे पढ़ेंगे, अंग्रेजी भी पढ़ाओगे हमें। बंटी फिर खी खी करके हंस पड़ा। फूफी और अंग्रेजी, और फिर फूफी जितना भी बातें करती रही, बंटी हंसता रहा खिलखिलाकर। फूफी उसे देखती रही गदगद होकर। जब मम्मी आई
तो बंटी ने वे सारी बातें दोहराई, उतने ही उत्साह और जोश के साथ। स्कूल में क्या क्या हुआ, नए सर कैसे कैसे हैं, जो सर क्लास टीचर बने हैं न मम्मी, उनकी मुझे ऐसे अकड़ कर रखी खड़ी रहती हैं जैसे उनमें कलफ लगा दिया हो। मैंने उनकी शक्ल बनाई और लंच में दिखाई तो सब खूब हंसे, बड़ा मज़ा आया। तुम्हें बताऊं मम्मी, विभू ने दिल्ली में जाकर क्या क्या देखा। मम्मी उसे कब ले जाकर दिखाएंगी, और फिर उसी जोक में कह गया। मैंने सबको अपने मकैनों के बारे में बता दिया। यदि शाम को विभू आया तो उसे दिखाऊंगा भी। फिर एक क्षण को मम्मी की ओर देखा। मम्मी वैसे ही मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। कुछ भी नहीं, वह बेकार इतना डरता रहता है, खेलने से क्या होता है भला। मम्मी अब अपना काम सुन लो। आवाज़ में आदेश भरा हुआ है। आज ही सारी किताबें और कॉपियों पर कवर चढ़ जाना चाहिए, ब्राउन वाला, नहीं तो कल सज़ा मिलेगी। हाँ, तुम सब काम छोड़कर पहले मेरे कवर चढ़ा देना, फिर सफ़ेद लेवल काट कर चिपकाने होंगे। उन पर नाम और क्लास लिखना होगा, खूब सुंदर वाली राइटिंग में जमा जमा कर लिखना, समझे। और फिर उसी उत्साह और जोश में भरा भरा वह टीटू के यहाँ दौड़ गया। आज जाने कितनी बातें हैं उसके पास करने के लिए। टीटू को कौन कौन से सर पढ़ाएंगे, उसे कौन कौन सी किताबें मिली हैं। बंटी टीटू के यहाँ से लौटा तो अंधेरा हो चुका था। हाथ में पेड़ की एक टूटी हुई टहनी है जिससे वह हवा में तलवार चला रहा है। फूफी आंगन में लेटी लेटी पंखा चल रही हैं। यह बरसात की गर्मी तो मार के रख देती है आदमी को। हवा का नाम नहीं है कहीं। एक बार जोर से बरसो तो बरसो राम धड़ाके से, फूफी मर गई फाके से। हाँ, अब तुम हमें मारोगे ही। मम्मी बिना कुछ ही सुने बोले। बंटी अपनी ही धुन में भीतर आया तो देखा मेज पर सारी किताबें कापियाँ जो की त्यों पड़ी हैं, बिना कवर के खाली बस्ता मेज के नीचे पड़ा है। मम्मी, बंटी लान की ओर दौड़ पड़ा। लान में मम्मी डॉक्टर साहब के साथ बैठी हैं। बीच की मेज पर चाय के खाली बर्तन रखे हैं। दनदनाता हुआ बंटी आया। मेरे कवर नहीं चढ़ा है मम्मी। बंटी नमस्ते करो डॉक्टर साहब को। मम्मी ने उसकी बात का जवाब न देकर अपनी बात कही तो बंटी भन्ना गया। दोनों हाथ कुछ इस तरह जोड़े मानो कह रहा हो, जान बख्शो, तुमने मेरे कवर क्यों नहीं चढ़ाए, कल सज़ा नहीं मिलेगी मुझे। अरे बंटी, बड़े नाराज़ हो रहे हो बेटे, क्या बात है। हाँ, हो रहे हैं नाराज़, आपका क्या जाता है। जब देखो तब आकर बैठ जाएंगे या मम्मी को ले जाएंगे। बड़ी अपनी मोटर की सान लगाते हैं। अब आकर बैठ गए तो मम्मी कवर नहीं चढ़ा सकी ना, और मम्मी कह नहीं सकती कि उन्हें बंटी का काम करना है। अब उन दोनों का क्या जाएगा, सज़ा तो उसे मिलेगी। वह मन ही मन भनभनाने लगा। बिना एक शब्द भी बोले बंटी ने हाथ पकड़कर मम्मी को खींचा। तुम चल कर पहले कवर चढ़ाओ, एकदम उठो। डॉक्टर साहब की तरफ उसने देखा भी नहीं। बंटी क्या कर रहे हो बेटा, इतने बड़े होकर इस तरह करते हो। तू तो बहुत समझदार है। पर बंटी हाथ खींचता ही रहा। कोई समझदार वमझदार नहीं है। पहले तो कोई उसका काम मत करो और फिर कह दो कि समझदार हैं। चलो न, इतनी देर तो हो गई, फिर कब चढ़ाओगी। बंटी रोने रोने को हो आया। मैंने कहा न, मैं चढ़ा दूंगी। मम्मी जैसे जुझला आई है। उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। एकाएक डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए। चलो तुम बंटी का काम करो, मैं तो वैसे भी चलने ही वाला था। 8:30 बजे एक जगह पहुंचना भी है। सब लोग मम्मी को आप कहकर बोलते हैं, और ये हैं कैसे तुम कह रहे हैं। इतना भी नहीं मालूम कि मम्मी प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल को आप कहा जाता है कि नहीं। मम्मी ने एक दो बार ठहरने का आग्रह किया, पर वे चल पड़े। मम्मी उन्हें छोड़ने के लिए मोटर तक गई। बंटी जानता है कि मम्मी आते ही उसे डांटेंगी। ऐसे बोलते हो, ऐसे करते हो, तमीज़ कब आएगी। वह आजकल कुछ कहता नहीं तो मम्मी ने उसकी बात सुनना ही छोड़ दिया है। न कभी साथ लेकर जाती है, न कहानी सुनाती है। पहले की तरह उसके साथ खेलती भी नहीं है। पर ये सारे के सारे तर्क मिलकर भी उसके अपने ही मन में अभी
कि की हुई बदतमीजी को कम नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही मम्मी लौट कर आई, बंटी ने रोना शुरू कर दिया। ज़ोर ज़ोर से इतनी देर हो गई, अब कब चढ़ेंगे कवर? दोषी मम्मी को ही बनाकर रखना है, चल कवर चढ़ाती हूँ। इसके अलावा मम्मी ने एक शब्द भी नहीं कहा तो बंटी को खुद एक अजीब तरह की बेचैनी होने लगी। डांट खाने वाले काम पर भी मम्मी का यो चुप रह जाना उसे डांट से भी ज़्यादा कष्ट देने लगा। डांट देती तो उनकी डांट से उसकी सारी बदतमीजी कट जाती, हिसाब बराबर। पर अब तो सारा दोष जैसे उसी के सिर। कुछ गलत कर डालने के बोझ से दबा दबा सहमा सा वह भीतर आया। मम्मी ने सारी किताबें नीचे उतारी और बोली, ला ब्राउन पेपर कहाँ है? मेरे पास कहाँ है ब्राउन पेपर? तब कैसे चढ़ाऊंगी कवर? और मम्मी हाथ पर हाथ धरकर बैठ गई। मैं क्या जानूं, तुम्हें मंगवा कर नहीं रखना चाहिए था, मैंने तो आते ही कह दिया था। बस बंटी को जैसे अपने व्यवहार के लिए फिर एक सहारा मिल गया और मन में फिर ढेर सारा गुस्सा उफरने लगा। मम्मी चुप, तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं रह गई है। मत करो मेरा कोई भी काम, बस डॉक्टर साहब के पास बैठकर चाय पियो। तुम्हारा क्या है, सज़ा तो मुझे मिलेगी। मैं अब स्कूल ही नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, कभी भी। और बंटी फूट फूट कर रोने लगा। मम्मी ने उसे पकड़ कर अपनी ओर खींचा। पागल हो गया है, एक दिन कवर नहीं चढ़ेंगे तो क्या हो गया? कोई सज़ा नहीं मिलेगी, मैं चिट्ठी लिख दूंगी सर के नाम। चुप हो जा। नहीं, मैं कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं ले जाऊंगा, मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा, गंदी कहीं की। और कहने के साथ साथ बंटी ने मम्मी की ओर देखा। लो अब डांटो मुद्रा में। पर फिर भी मम्मी ने नहीं डांटा। बस मम्मी समझाती रही और बंटी उफन उफन कर रोता रहा। उसे खुद लग रहा है कि यह रोना केवल कवर न चढ़ाने का रोना नहीं है, पता नहीं क्या है जो उसे फूट फूट कर रोना आ रहा है। बहुत दिनों से जैसे मन में कुछ जमा हुआ था जो एक हल्के से झटके से बह आया। बेबस और अपराधी सी मम्मी हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं और ज़मीन में पसर कर पैर फैला फैला कर बंटी रो रहा है। मत करो मेरा काम, घूमने जाओ, बातें करो, मैं भी सारे दिन टीटू के यहाँ रहूँगा, पेड़ पर चढ़ूँगा, बिल्कुल नहीं पढ़ूँगा। आंसुओं से सारा चेहरा भीग गया था, पर वेग था कि थामे नहीं थम रहा था। फूफी आई और हाथ पकड़कर उठाने लगी तो बंटी ने हाथ झटक दिया। मत उठाओ, मुझे रोने दो। फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही। भाग 7 की आगे की घटना को हम अगले सेशन में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।